ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे। उसमें क्या था कि टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस सारे फोर्सेस के कारण जो समेशन ऑफ वर्क डन होगा सिस्टम पर, वो बराबर किसके होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी सिस्टम पर वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, उस एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी। एग्जांपल, बात नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है, अच्छा लेवल का है क्वेश्चन। सेंटर पॉइंट है ये, इस सेंटर पॉइंट को ओ बोल रहे हैं हम लोग, और एक पार्टिकल जिसको हम एक बॉडी को पार्टिकल यहां मानेंगे, और वो इस पोजीशन पे है, इस डायरेक्शन में उसके पास टेंजेंशियल स्पीड है। टेंजेंशियल स्पीड कहने का मतलब उसके पास एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड उसका स्पीड है, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। जो हम लोग करते हैं सर्कुलर मोशन में, किसी स्टोन को लाने के लिए क्या करते हैं, स्टोन को लाने के लिए सर्कुलर मोशन में हम उसको फोर्स लगाते हैं। स्ट्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, टेंशन, ठीक है, और इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि यहां पर लिखेंगे कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रहा है, और केस ए, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, या फिर कह लीजिए यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड क्या रहेगा, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होगा। तो जब टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होगा तो हमें यह पहले बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv²। हमको यह समझना है, सबसे पहला बात यह समझना है कि यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। स्पीड हर पोजीशन पे क्या होंगे, सेम होंगे। ये पहले बात समझना है। दूसरा बात ये समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं हाफ mv², उसमें v क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है। यदि वेलोसिटी है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यदि वेलोसिटी है तब तो वेलोसिटी तो चेंज करेगा ही इसमें, तो यहां भी वेलोसिटी चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। यदि v वेलोसिटी है तब, और यदि v स्पीड है तब तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्पीड इसमें कांस्टेंट है या नहीं। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, और यदि ये भी स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तो आप मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में v जो है वो स्पीड है। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हैं वेयर v इज स्पीड ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम को हम ले रहे हैं। ठीक है, होगा, इसलिए दिस इंप्लाइज k विल रिमेन कांस्टेंट होगा। किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो उसमें, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें अब हमको यह देखना है कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, रिवर्स चल रहे हैं अब, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इस पार्टिकल पर एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस के कारण जो वर्क हो रहा है उसका समेशन 0 है। ठीक है, अब इस पर फोर्सेस क्या क्या लग सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कोई जानते हैं आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है साइकिल का व्हील, साइकिल नहीं, साइकिल का व्हील सर्कुलर मोशन करता है ना, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल,
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल? मटका बनाना, वेरी गुड। उसका जो व्हील है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। या भगवान कृष्ण को देखा होगा आपने, उनका चक्र हॉरिजॉन्टल रहता है ना, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी, सेंटर की तरफ फोर्स। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्क इस टेंशन के कारण क्या हुआ? जीरो। और एक mg लग रहा है, mg और बॉडी बॉडी डिस्प्लेस किधर हो रहा है? सर्कुलर पाथ पर, तो फिर mg के साथ भी कितना एंगल बन रहा है? 90, उसके कारण भी वर्क क्या हो गया? जीरो। इसलिए इस बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स के कारण जो वर्क है वो जीरो है, और इसी कारण से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए जितने भी वर्क होंगे फोर्सेस के कारण वो सारे वर्क जीरो होंगे। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय, क्या लिखेंगे, टेंशन फोर्स बराबर डेल्टा के। तो ये दोनों ही जीरो हैं, जीरो है ना, तो इसीलिए जीरो, यहां जीरो हो गया, इसलिए के क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं इसमें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पर लगने वाले फोर्सेस का वर्क डन जीरो होगा, इसलिए उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बी, इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में क्या होगा? पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सेंटर पॉइंट O हो गया, इस पॉइंट पर पार्टिकल है, सपोज इस पॉइंट पर है, तो यहां से टेंजेंट तो इधर ही लगेगा, और इस डायरेक्शन में स्पीड सपोज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहेगा तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। सपोज स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, बिना फोर्स लगे पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्स लगेगा तो ही पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, और एक्सेलरेशन तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब बॉडी पे नेट फोर्स होगा। ये हम लोग मैकेनिक्स में पूरा पढ़ चुके हैं। तो वही चीज हम लोग को यहां भी समझना है कि यहां पर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या फिर कह लीजिए पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन में कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हर जगह पर लग रहा है। अब इसके कारण जो वर्क होगा, वर्क, तो वर्क यहां पर जो होगा दैट इज डेल्टा के होगा, ठीक है। अब वो वर्क होगा कोई भी हो, मान लीजिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि उसका इनिशियल स्पीड जो था वो यू था, फाइनल स्पीड बढ़ करके वी हो गया, लगातार बढ़ता जा रहा है। या यदि पार्टिकल पर वर्क जो हो रहा है वो मोशन के एंगेस्ट हो रहा है, मोशन हो रहा है किधर? क्लॉकवाइज, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और फोर्स, सपोज उसको फोर्स लग रहा है उसके स्पीड को स्लो करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्पीड डाउन हो रहा है, वर्क उसके स्पीड के एंगेस्ट हो रहा है। उस केस में आपको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। समझ गए? आगे हम लोग एग्जांपल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये समझ पाए इस बात को? तो ये था कब? जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कांस्टेंट होगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज। लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन करते हैं एक दो। तुम अपने मन से ही ज्ञानी बन गए, तुम बैठ गए अपने मन से मास्टर तो क्षमा कर ही दिया होगा। अरे रहिए, फिर ज्यादा देर खड़ा कर देंगे। पनिशमेंट का ड्यूरेशन खुद तय कर रहे हो, रील्स चल रहा है, हैं? गलती से भूले हैं तो गलती से खड़े हो जाइए।
जिस दिन हम आई कार्ड भूल गए उस दिन हम तो पहले से ही मेरे जो गुरु रहे हैं टीचर, उनका कहना है कि यदि टीचर बैठ जाएंगे क्लास में तो स्टूडेंट लेट जाएगा, सो जाएगा स्टूडेंट। कल तुम कहां थे? लेट हो गए तो आ ही नहीं क्लास। उन्हें एक लाइन पढ़ी हो, दुर्घटना से देर भली, नहीं आने से देर भली। ठीक है, नहीं आए तो कम से कम लेट से ही तो, लेकिन आ जाइए, अगला क्लास तो नहीं छूटेगा। जल्दी फास्ट लिखिए, तो आज लंबा पोर्शन कवर करना है। लगभग आधा घंटा हम लोग रह जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, आधा घंटा लग जाएगा कम से कम। कई लोगों को ये डाउट होगा, समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर अब हम पूछना शुरू करेंगे। इस डायग्राम को देख करके जो हमने साइन कन्वेंशन लिया है एक्स वाई जेड एक्सिस का, आपको क्या लग रहा है कि सपोज ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो वेट जो mg लगेगा उस किस एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा? हाँ, ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसको देखे, और इसमें क्या लिया हुआ है, अंदर जेड एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो mg फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो mg जो फोर्स लगेगा वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जेड। हाँ, नेगेटिव वाई। और जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, अभी जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो किस प्लेन में लग रहा है? क्योंकि फोर्स वैरी करेगा अलग अलग जगह पर, प्लेन कौन सा होगा? हाँ, एक्स एक्स वाई प्लेन होगा। टेंजेंशियल फोर्स जो ये टेंजेंट फोर्स जो लग रहा है, ये सॉरी टेंशन फोर्स लग रहा है ना, ये टेंशन फोर्स, जैसे यहां पर है पार्टिकल तो इधर है, यहां पार्टिकल को तो इधर होगा, यहां पार्टिकल तो इधर होगा, तो हमको एक एक्सिस नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो एक प्लेन डिसाइड करेंगे, तो वो कौन सा प्लेन में होगा? टेंशन फोर्स एक्स वाई प्लेन में होगा। देखिए ये है ना, और जेड तो अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, जेड इसके अंदर तरफ गया हुआ है, और ये हो गया वाई और एक्स, जेड अंदर की तरफ हो गया। mg जो लगेगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, वाई के नहीं। इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे है तो इसको ऐसे कीजिएगा, तो ये x हो गया, ये y हो गया, नीचे z चला गया, तो mg जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, एक्स वाई प्लेन में ये टेंशन फोर्स होगा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। समझ पाए बात को? इसको ऐसे पकड़कर ऐसे कर लीजिए और ऊपर से ऑब्जर्व कीजिए। हो गया? लिख लिए सब लोग? और ये फोर्स जो लग रहा है ना,
ये आगे बताएंगे कि ये फोर्स कैसे टॉर्क बनता है जब हम लोग रोटेशन में आएंगे, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन तब बेहतर समझ में आएगा जब आपको सर्कुलर मोशन समझ में आएगा, कि सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट उसमें लगेंगे। समझ गए? बट आइए देखिए यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एक वेज है ट्रायंगल शेप का, ठीक है। इसका ये पोजीशन ए है, यहां पर एक मास है m, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन पे ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसका u क्या होगा? 0। अब ये इधर से स्लाइड डाउन होना कोशिश करेगा, बी पोजीशन, यहां ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसका हाइट h दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि जब ये मास स्लाइड डाउन होगा तो ओ ए से बी आएगा, तो बी पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा। मतलब आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड कह लीजिए, फाइनल स्पीड ऑफ द मास m, m मास का फाइनल स्पीड। तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? m नॉट होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1 होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू पावर -1 होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू -2 होगा। चार ऑप्शन में क्या होगा? मतलब स्पीड जो होगा वो मास के किस प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है। मतलब v का एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे, ड्रॉ v का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसमें मास होगा कि नहीं होगा, या होगा तो किस रिलेशन में होगा। जैसे मान लीजिए v बराबर √2mg, तो यहां मास और v का क्या रिलेशन है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/2, है ना। तो यहां चार ऑप्शन दिया है उसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मास स्लाइड करेगा, नीचे आएगा ना, ठीक है। तो अब हमको यह समझना है सबसे पहले कि वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय और जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है। अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? इसमें एक फोर्स तो mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, और एक नॉर्मल लगेगा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये होगा n cos थीटा, ये थीटा आएगा तो आएगा थीटा, ये आएगा कि नहीं है? वो थीटा एंगल होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। हम नहीं जानते, हम ऐसे लिख दिया है, आपसे पूछ रहे हैं। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होगा, तो वो थीटा होगा। समझ गए? ठीक। तो mg, अब ये जो फोर्स है इसके कारण हमको वर्क निकालना है, तो हम लिख क्या रहे हैं? वर्क डन बाय mg, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस है ना, बोले ना कि बॉस ये जो ऊपर है ये बैलेंस है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स थोड़ी, इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन थोड़ी नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्सेस बैलेंस है। mg फोर्स से भी हम काम चला सकते हैं। वर्क डन बाय mg बराबर हाफ m v एट b माइनस v एट a, लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये आपका फाइनल स्पीड हो गया, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल 0 है। यहां पर क्या हो जाएगा? mg इंटू h होगा, हाफ m v स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, फाइनल क्या आया? v स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो यहां v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर 0, ये ऑप्शन होगा। समझ पाए? कैसे आया, समझ में आया? ठीक।
तो एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदे। पानी की बूंदे देखिए आप लोग, कहां? बारिश में। तो मान लीजिए पानी का बूंद है वो ए पॉइंट और मास उसका 1 ग्राम है। कितना है? 1 ग्राम। एक बूंद का मास कितना है? ठीक है। अब वो यहां से ड्रॉप ग्राउंड पे आ रहा है, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। और हाइट कितना है? ये यहां इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो ग्राउंड से कितने हाइट पर है? वो हाइट 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर हाइट पर वो वहां से ड्रॉप करना शुरू करता है। ड्रॉप करना शुरू करेगा, यहां से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। उसमें कह रहा है कि जो वर्क डन, आपसे कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस फोर्स। मतलब ड्रॉपलेट जब नीचे आएगा, ड्रॉपलेट नीचे आएगा तो एयर उसको रोकना चाहेगा, रोकना चाहेगा कि नहीं? तो एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ एयर होगा। ड्रॉपलेट जब नीचे आएगा तो एयर उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ड्रिफ्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट फोर्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। मतलब ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसको एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, है ना। तो एयर ऊपर की फोर्स लगा रहा है, इसके कारण जो वर्क होगा ए से बी आने में, आपको वो निकालना है, ठीक है। एयर फोर्स फ्रॉम ए टू बी, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी करेगा, प्रोपोर्शनल होगा मोशन के, ठीक है। लेकिन हमको वो नहीं देखना, हमको क्या निकालना है? वर्क डन बाय एयर फोर्स, एयर के जो फोर्स, रेसिस्टेंस फोर्स है, उसके कारण वर्क क्या होगा। तो आप हमको पहले ये समझ लीजिए कि इस ड्रॉपलेट पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है। mg लगेगा और एयर रेसिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जितने भी फोर्सेस हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एयर फोर्स, दैट इज इक्वल टू हाफ m। यहां पर उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है किस स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां पर 50 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होगा। उसके बाद WmG प्लस W एयर इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर 10 टू पावर -3 इंटू 50 इंटू 50, तो ये कैंसिल हुआ, एक यहां पर कैंसिल होगा, तो 1/2 इंटू 25 डिवीजन में क्या आएगा? 10 आएगा, होगा ऐसा। तो फाइनल ये वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो गया 25, यानी कि 12.5 डिवाइड बाई 10, दैट इज 1.25 जूल होगा। और वो किसके बराबर होगा? इसके। अब यहां पर देखिए, वर्क डन बाई mg क्या होगा? mgh होगा 10 टू पावर -3 इंटू 10, और h का वैल्यू कितना है? 10 टू पावर 3 बराबर 10 जूल होगा। तो 10 जूल प्लस वर्क डन बाई एयर फोर्स, दैट इज इक्वल टू कितना? 1.25 जूल होगा। तो वर्क डन बाई एयर दैट इज इक्वल टू 1.25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 8.75 जूल होगा। माइनस, समझ पाए? ऊपर से निकल गया। नेगेटिव क्यों आया? हाँ, नेगेटिव साइन indicates work
is work is done against the motion of the system. बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बात की गहराई को समझ रहे हैं? कितनी गहरी बात है यहां पर। क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, वो चेंज करेगा, तो हमने ओवरऑल पूरा निकाला है। ठीक है, यहां से यहां आने में, समझ गए? तो हमको एग्जैक्ट नहीं पता था रिलेशन, तो हम लोग ने वर्क निकाला पूरे पूरे ए से बी के लिए। ए से बी जाने में एयर कितना रेसिस्टेंट फोर्स ऑफर करेगा उस मास को, वो निकाला हमने। ठीक है, और हम लोग कैसे निकाला? एक तो हो गया इसका mg, उसके कारण वर्क हुआ। दूसरा एयर रेसिस्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, क्योंकि मोशन के एंगेंस्ट में वर्क हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा। यदि मोशन के डायरेक्शन में होगा तो वर्क देखिए पॉजिटिव आया। ठीक है, समझ पाए? तो डोमिनेट कौन कर रहा है, कौन फोर्स कर रहा है? एयर फोर्स कर रहा है या mg कर रहा है? mg डोमिनेट कर रहा है, इसलिए उसके डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इधर से आप चार दोस्त ऐसे रस्सी पकड़ खींच रहे हैं, उधर से चार दोस्त रस्सी पकड़ खींच रहे हैं, स्कूल वगैरह में हुआ होगा, प्रोग्राम वगैरह में, तो आप ज्यादा ताकत से, चार लोग ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं, तो वो पूरा पूरा सिस्टम जो है ना आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जबकि वो भी फोर्स लगा रहा है उसके अंगेंस्ट, लेकिन वो अंगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेस किधर होगा? पॉजिटिव एक्स में, आपकी तरफ। तो उसके कारण भी वर्क होगा लेकिन नेगेटिव होगा, आपके कारण वर्क पॉजिटिव होगा। समझ पाए इस बात को? इसको कंप्लीट कीजिए। क्लियर है? यही सब क्वेश्चन नीट वगैरह में आता है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके, हम दोनों को रिलेट करेंगे हम लोग अब। ठीक है, अब चलो इधर देखो, हो गया कहानी। ठीक है, देखिए हेडिंग दीजिए मेरे साथ। ओहो, कितने विचार है तुम्हारे मन में, आगे बैठा देंगे फिर। वो लाइन याद है ना? मैं तुम्हें सिर्फ आज ये बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे क्या छिपाना चाहता हूं। कभी हमसे भी झूठ बोलो, मैं तुम्हारे हाँ में हाँ चाहता। अदाकारी बहुत दुख देती है, मैं सच में मुस्कुराना चाहता हूं। ये लाइन, लास्ट वाला लाइन समझ में आया आप लोग को? मतलब एक्टिंग कर रहे हैं हम, जो हम आपके सामने खुश होने का एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत दुख देता है हमको। हम आपके सामने एक्टिंग करके हंस रहे हैं, जानबूझ करके हम एक्ट कर रहे हैं, हम खुश नहीं है, लेकिन हम हंस करके, एक्टिंग करके हम अपना हंसी दिखा रहे हैं आपको। तो वो कहता है कि अदाकारी बहुत दुख देती है, मैं सच में मुस्कुराना चाहता हूं।
मतलब पहले जो हम एक्टिंग करके हंस रहे थे ना, वो इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे, मैकेनिकल लगा ही हुआ है। क्या हुआ? चलिए अब देखिए यहां पर एक सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए सब लोग। अब बस पेन रख दीजिए, ध्यान से देखिए, लगभग हम लोग 20 मिनट इसमें रहेंगे अभी, ठीक है। ग्राउंड सरफेस है ये, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक, वर्टिकल वॉल, ठीक है। इस पर एक छोटा सा मान लीजिए कि ब्लॉक है, ब्लॉक जिसका मास m है, ठीक है। ये रिजिड वॉल हो गया। ध्यान समझिएगा, इस पर लगने वाले फोर्सेस को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम लोग F1 बता रहे हैं। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, XY प्लेन है ये, XY, ठीक है। एक ये F2 लग रहा है, तो F2 जब फोर्स लगेगा तो नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स F2 फोर्स को बैलेंस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग से अटैच है, सपोज इस एंड पर। हम सारे तरह के फोर्सेस यहां दिखा रहे हैं, उसका रीजन है आगे समझ में आएगा। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? FSP। और चूंकि ब्लॉक वॉल से अटैच है, ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद नॉर्मल फोर्स आ गया, F2 आ गया। और उसके बाद यदि ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है, यहां पर ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर, और किधर? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में A0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। सीरो फोर्स लाना है हमको, इसीलिए तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में M इंटू A0, ये स्यूडो फोर्स ले आएंगे, स्यूडो फोर्स, ठीक है, होगा। और इसमें हम एक तो फ्रिक्शन दिखा दिए, एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बाकायदा हम क्या बोलेंगे? इसको mg बोलेंगे, ठीक है। इतने सारे फोर्सेस दिखा दिए, अलग अलग तरीके के फोर्सेस। जितने फोर्सेस हम लोग ने अभी तक देखे थे उसमें हमने ज्यादातर को 90% को हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। उसका रीजन समझ में आएगा आगे। ब्लॉक जा रहा है ऊपर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, बाकी फोर्सेस लग रहे हैं। और चूंकि ऑब्जर्वर इस ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वेशन में है, इसीलिए सीडो फोर्स भी एक्ट कर गया, ठीक है। तो अब हम यदि ये कहें फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, लिख सकते हैं ना। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन यहां होगा, फाइनल पोजीशन ऊपर जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल का टोटल फोर्सेस कारण वर्क जो निकलेगा उसके बराबर होगा, होगा ना। तो यहां पर कौन कौन सा फोर्सेस है? वर्क डन बाय F1 हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय F2 हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय mg हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय ये स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स हो सकता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू K2 माइनस K1 होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है ना ये, ठीक है। इसको इसमें से आप इसको इस वाले फोर्सेस को आप W एक्सटर्नल फोर्स मान सकते हैं,
इन दो फोर्सेस को हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं, इस वाले को हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वेटिव कह सकते हैं, और तो ये सीडो है ही, ठीक है। कह सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सीडो फोर्स बराबर K2 माइनस K1, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ, इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं, हालांकि वर्क एनर्जी हमसे ये डायरेक्ट निकाल लिए हैं, इसको एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करते हैं, देखिए यहां से, जैसे हम क्या जानते हैं, एफ नेट बराबर एम इंटू ए जानते हैं ना, होगा। तो एफ नेट मतलब वह फोर्स जो एक्सटर्नल लग रहा है, इसी की बात कर रहे हैं, प्लस फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, और यहां पर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो लग रहा है, प्लस फोर्स जो स्यूडो फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एम वी डीवी अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को हमने वेलोसिटी और एक्स के डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लिख सकते हैं वी डीवी अपॉन डी एक्स। अब ये dx को इधर ले आते हैं, सबसे मल्टीप्लाई होगा वो, तो ये f एक्सटर्नल इंटू डी एक्स प्लस f कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स प्लस f नॉन कंजर्वेटिव dx प्लस f p सीडो फोर्स dx इज इक्वल टू एम वी डीवी होगा। छोटा सा एलिमेंटेड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक सिग्निफिकेंट हमको वर्क पाने के लिए, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये छोटा सा अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी छोटा मिलेगा। हमको सिग्निफिकेंट अमाउंट पाना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो एक्सटर्नल ये वाला ये इसके बराबर होगा, होगा ना। ये जो होगा ये कंजर्वेटिव के कारण होगा, ये वाला जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव, और ये वाला जो होगा वो सीडो के बराबर। तो इसकी जगह पर लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस यहां पर वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो v dv इंटीग्रेशन v dv x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा यहां, तो वहां पर w एक्सटर्नल प्लस w c प्लस w n c प्लस w p इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई 2। लिमिटिंग वैल्यू u से v के लिए, मान लीजिए हमने माना कि इनिशियली जब उसका काइनेटिक एनर्जी k1 था, उसमें उसका इनिशियल स्पीड जो था वो v था, फिर उसका फाइनल स्पीड v हो गया, तो हमारा लोअर लिमिट u से v तक जाएगा ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को हम इधर लिखना चाहें, यहां देखिए क्या लिख रहे हैं, W एक्सटर्नल, सॉरी W एक्सटर्नल प्लस W C प्लस W NC प्लस W P इज इक्वल टू, वहां लिखना चाहेंगे तो हाफ M अपर लिमिट V स्क्वायर माइनस, और यही क्या बन जाएगा, K2 माइनस K1 बनेगा। तो फाइनली इसी को हम लिख सकते हैं K2 माइनस K1 लिख सकते हैं। तो एक प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, और यहीं से प्रूफ हो गया। ये मतलब जो एक्सप्रेशन हमने लिया है वो हमने F बराबर ma से भी प्रूफ कर लिया। अब ये बात को समझना है कि इस एक्सप्रेशन में, मान लीजिए इसको फर्स्ट को मानिए या सेकंड मानिए, दोनों सेम है। मान लीजिए कि इस एक्सप्रेशन में जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना होकर के इनर्शियल फ्रेम में है, जो कि 98% केसेस में आपको मिलेगा। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन जिसको हमने प्रूफ किया है, ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसको हमने प्रूफ किया है। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए लेट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम inertial frame,
इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम से यदि वो ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां पर ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय सीडो फोर्स क्या होगा, क्योंकि सीडो फोर्स होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं इस बात को? इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलेरेटेड नहीं है, वो फ्रेम से देख रहा है, तो वहां पर सीडो फोर्स के कारण वर्क जीरो हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहां, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू एन सॉरी डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी और इज इक्वल टू के टू माइनस के वन। यहां तक आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको ड्रॉ कीजिए और यहां तक लिखिए। तो नॉन कंजर्वेटिव जब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जब हम लोग सीडो फोर्स कब कंसिडर होगा, जब हम लोग किस फ्रेम में होंगे, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो हम एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 फॉलो करेंगे। और जब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल है तो हम लोग थर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इफ मान लेते हैं इफ देयर इज इफ द सिस्टम या फिर कह लीजिए इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इज एब्सेंट। यदि फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है उस मोशन के दौरान में, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा और एक्सप्रेशन क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस और कुछ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू K2 माइनस K1 होगा। K2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको यहां साइड में लिख लेंगे, K1 जो हुआ दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, K2 दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक्सटर्नल
और कंजर्वेटिव K2 माइनस K1। अब यदि कंजर्वेटिव फोर्स को उधर ले जाते, वर्क उधर ले जाते हैं, W एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू K2 माइनस K1 माइन प्लस माइनस WC, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या बराबर माइनस WC था? बराबर K2 माइनस K1 और यहां प्लस U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। साइन का ध्यान रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पर हम इतना लिखे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिलेट कर ले, इसको फिर से चेंज कर ले। W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K2, तो K2 प्लस U2 और यहां माइनस होगा तो यहां क्या लिखेंगे, K1 प्लस U1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों है, ये दोनों मिल करके यही मैकेनिकल एनर्जी बनता है, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो K2 प्लस U2 मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, तो उसको E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये क्या होगा, E1। तो यहां पर E हो गया मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी which is summation of kinetic energy and potential energy। ठीक है, तो ये E1 क्या होगा, E1 इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और E2 फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये जो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डेल्टा E लिख ले, ये समझ पाए। अच्छा, अब कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि सिस्टम दो या दो से अधिक मासेस हैं, दो से अधिक पार्टिकल हैं, दो या दो से अधिक पार्टिकल, उसको हम एक कंबाइंड सिस्टम मानते हैं। तो उनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस होंगे ना, वो उसके इंटरनल फोर्सेस होंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होगा। जैसे बॉल को हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल और ग्राउंड दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। तो जब बॉल नीचे जाएगा तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां से रिलीज होकर काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। या बॉल को नीचे से जब हम ऊपर लाएंगे तो उसके फिर से उसके कंस्ट्रक्शन में या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो मेरा ये कहना है, सिस्टम हम लोग इस तरह से ही ऑब्जर्व करते हैं। तो जब बॉल और ये ग्राउंड को जब कंबाइंड सिस्टम मानेंगे, तो इस पर जो भी फोर्सेस बॉल पे लग रहा है mg, वो उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानेंगे। और जब उसके कारण जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब कंबाइंड सिस्टम है, उसके अंदर के मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको इंटरनल फोर्स कंसिडर करेंगे, और उस केस में हम एक्सटर्नल फोर्स को निग्लेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं उसमें। समझ पाए, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो स्प्रिंग है, ब्लॉक है, तो ब्लॉक को जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है, तो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगा रहा है, दैट इज इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अब उस ब्लॉक को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि एलोंगेट हुआ। तो एलोंगेट होने के बाद स्प्रिंग से ब्लॉक इधर आया तो एलोंगेट हुआ, जब उसको रिलीज किए तो स्प्रिंग उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो वो फोर्स, जिस फोर्स के कारण पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, उस फोर्स के कारण भी तो वर्क होगा, लेकिन वो वर्क उसका इंटरनल होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स हुआ है वो। तो उस केस में, ऐसे सिचुएशन में जब सिस्टम के अंदर का फोर्सेस की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो और एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क क्या होगा, जीरो। तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिफोर मतलब इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां करेंगे व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा E बराबर जीरो होगा, और दिस इंप्लाइज E1 बराबर E2, और यहां पर यही होगा, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ पाए? समझ पाए? सिस्टम हम किसको लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। और यदि सिर्फ बॉल को हम सिस्टम ले रहे हैं, सिर्फ बॉल को सिस्टम ले रहे हैं, तो जो mg होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काउंट करेगा। तब एक्सटर्नल फोर्स की तरह काउंट करेगा, उसके कारण वर्क उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। समझ पाए इसको? इसको राइट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। ये तो लिखा हुआ था ही। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल पाते हैं। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, कोई चीज मिस नहीं करना है। और राउंड अप करके इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिएगा। कौन सा मान लेंगे? इसको हम 4 नंबर ले सकते हैं। नहीं, ये आ जाएगा 4 नंबर। कब? क्योंकि जब हम इसको, ये कब आएगा? जब स्यूडो फोर्स को हम लोग, सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे, तब 4th नंबर इक्वेशन आएगा। और उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन 5 नंबर होगा। हो गया? तो फास्ट उतारिए तो एकदम। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया, बस अब पावर बच गया है। पावर। ये एक्सप्रेशन निकाल लगाने से पहले, ये एक्सप्रेशन लगाने से पहले ये कंफर्म होना है कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 है। यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क 0 है। यदि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क 0 नहीं होगा, तब नहीं लगा पाएंगे। हो गया?
क्यों? इधर ध्यान दो। बी पॉइंट पर ब्लॉक का स्पीड निकालना है। देखिए मीन पोजीशन है ये, मीन पोजीशन से एक्स नॉट दूरी पर इधर है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। हाँ ज्यादा ठंडा लग रहा है, और ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। चलिए कर लो, बंद कर दो, वहां से बंद कर दो। देखिए यहां पर ये उसका फाइनल पोजीशन, ये उसका इनिशियल पोजीशन। आपसे पूछ रहा है कि बी पॉइंट जो उसका फाइनल पोजीशन है वहां पर स्पीड कितना होगा। तो पहले सबसे पहले ये देखिए कि सिस्टम जो हम ले रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं पहले हैं कि नहीं, यदि हैं तो उसके कारण वर्क जीरो है या नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये उसका मीन पोजीशन है, लेकिन ब्लॉक अभी कहां है, अब सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर लेफ्ट साइड में वो कंप्रेस्ड है। अब यहां से वो इधर बढ़ रहा है, इनिशियल पोजीशन हो गया जो कि एक्स नॉट दूरी पर है मीन पोजीशन से, सारा डायमेंशन वहीं से मेजर होता है। तो अब इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पर सिस्टम पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं। यदि ब्लॉक पे देखें तो एक mg है, एक नॉर्मल है, बैलेंस है। जब फोर्सेस बैलेंस हो गया तो वर्क होगा नहीं उसके कारण। समझ पाए इस बात को। अब स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस ब्लॉक पर पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स किधर फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कंप्रेस्ड है वो एलोंगेट होना चाहता है, तो वो पॉजिटिव एक्स में फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पर। तो ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आ रहा है, मीन पोजीशन ये है, लेकिन यहां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो बी पोजीशन पर उसका क्या स्पीड रहेगा, हमको ये निकालना है। तो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 इज इक्वल टू E2 यानी कि K1 प्लस U1 प्लस सॉरी इज इक्वल टू K2 इंटू K2 प्लस U2, ऐसा सॉरी लिख सकते हैं ऐसा। ये इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो हम इनिशियल लेवल पे देख रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पर पार्टिकल यहां तो रेस्ट पर है, यहां से चलना स्टार्ट किया क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल रेस्ट पे होता है, ये पता है। तो इस पोजीशन पर वेलोसिटी उसका जीरो है या स्पीड जीरो है, इस कारण से ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना यहां से। अब ये इधर चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, और यहां प्लस क्या होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर होगा, है ना। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्लस क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिखेंगे, एक्स नॉट बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमको इसमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो v का निकालना है। तो यहां आ गया, दोनों सब जगह हाफ है तो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। तो ये के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 1/4 के एक्स नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको इधर ले आएंगे, माइनस होगा, तो यहां के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 के एक्स नॉट स्क्वायर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 3/4 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो यहां 3/4 के एक्स नॉट स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और फाइनली v इज इक्वल टू क्या होगा, 3/4 के एक्स नॉट स्क्वायर बाई एम पावर 1/2 होगा। ये उसका स्पीड होगा उस पोजीशन पे। समझ पाए, क्लियर है ये बात। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं।
अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, देखिए आप, मान लीजिए एक छोटा सा कार है, ठीक है, मास उसका m है, मास उसका m है, ठीक है, और वो यहां पर रेस्ट पर है, ठीक है, हल्का सा इसको एक फोर्स दिया गया, ये स्लाइड कर रहा है इधर, ऐसे स्लाइड किया, स्मूथ सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, ये हाइट 4h है, ठीक है, और ये जो हाइट है 2h है, तो ये ऐसा स्लाइड करता हुआ यहां आएगा, देखें वो वाला जो एक गाड़ी होता है ऐसे करके उठ उठ सब सब उसे बैठे रहते, जैकेट वैकेट मतलब पूरा लॉक उक करके एकदम चिल्लाते हैं लोग, अरे भाई डर है तो क्यों चढ़े, मत चढ़े, साइड हो जाते, होता है ना, वैसा वाला कुछ, वही वाला बात हो गया, बहुत तीखा लग रहा है लेकिन खाएंगे सर, इस डायरेक्शन में, अब यहां पर v है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, वहां के बाद जो कार है ऐसे करके स्लाइड कर, मतलब वहां ये जो स्लाइडर है यहीं तक है, इसके बाद वो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसके पास मोशन है, करेगा ना, तो एक रेंज कितना होगा, इस क्वेश्चन में काइनेमैटिक्स का आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को भी यूज कर लिया है, समझ गए बात को, ये हाइट कितना है 2h और ये हाइट कितना है 4h, क्लियर है, तो 4h 2h, तो हम आपको सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो मास है या फिर जो कार है, उस कार पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कैसे नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो हम क्या कार और ग्राउंड को कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कार को और ग्राउंड को कंबाइंड सिस्टम मान लेंगे, तो mg जो होगा वो उसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं, तो ये पोजीशन ए हो गया और ये पोजीशन बी हो गया, कर सकते हैं ना, तो देखिए E1 बराबर E2, तो E1 मतलब K एट ए प्लस U एट ए बराबर K एट बी प्लस U एट बी, लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए स्प्रिंग तो है नहीं, तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा उसके कारण आएगा, यहां पर K जीरो होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, यहां क्या होगा mg4h बराबर, यहां क्या होगा हाफ mv² प्लस mg2h होगा, तो इधर आएगा तो बचेगा कितना, यहां पर आ जाएगा mg2h बचेगा और इंटू 2 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू v² होगा, तो यहां से m कैंसिल हो गया 4h, ठीक है, तो v² बराबर कितना आ गया, v बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर कितना होगा 4h होगा, होगा, हाँ जी सॉरी 4gh होगा, gh होगा, ये v निकल गया इक्वेशन 1, लेकिन यहीं तक कहानी खत्म नहीं, अब आ जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन में, यदि पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो x बराबर क्या होगा u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि उसका एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है जीरो, इसलिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए जीरो इसलिए सिर्फ ये होगा, टी बराबर क्या होगा, यदि हम देखना चाहें y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये y डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2h माइनस इज इक्वल टू यू वाई कितना है जीरो पूरा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस बैलेंस हुआ, तो यहाँ 4h बाई जी, ये रूट अंडर, तो ये आ गया t, और इस t को वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो x बराबर कितना है v कितना है हमारा रूट अंडर 4gh और इनटू t का वैल्यू कितना है रूट अंडर 4h बाई जी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4h को कर लेते हैं रूट अंडर 4h इंटू रूट अंडर 4h, समझने के लिए बहुत सिंपली समझने के लिए
और यहां पर क्या आ जाएगा, G बाई जी होगा तो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 4h आएगा। x का वैल्यू यानी हाइट जितना जितना ये हाइट है उतना ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। समझ गए, कहानी समझ पाए? क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, समझ गए? राइट डाउन कर लीजिए। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर स्टार्ट कर देंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। और नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेके आइएगा आप लोग, उसमें सब और जो जो बन रहा है उसको बना के आइएगा, ठीक है? कोई डाउट है तो बोलिए। डाउट नहीं है? हाँ, डाउट है तो सर डाउटनेट है ना? हाँ, चलिए